हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल को प्रशिक्षण किया जाना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री से ही पूछी जाएगी। इस संदर्भ में हम आपके समक्ष एक निष्ठा प्रशिक्षण डायरी की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं और इस श्रृंखला की अगली कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जोड़ना चाहते हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और हम आप चलते हैं अपनी वीडियो के शीर्षक की तरफ। हमारी वीडियो का शीर्षक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 पर आधारित डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 पर आधारित मुख्य बिंदु, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 पर आधारित नोट्स। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4, निष्ठा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, उत्तर प्रदेश। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूद जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के संव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, विकासीय शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की भूमिका को समझना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 4 सामग्री की रूपरेखा क्या है? इसमें क्या क्या चीज़ हैं, क्या किन किन बिंदु पर बात की गई हैं? तो ये हमने पॉइंट बनाए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, परिच्छन्य पाठ्यक्रम, परिच्छन्य कहते हैं हिडन या गुप्त, पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाचार्य शिक्षकों की भूमिका को समझना। और प्रश्न नंबर, यह पॉइंट हमारा 4, भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। नंबर 5, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में जेंडर समस्याओं का समावेश। नंबर 6, गणित शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। 7, विज्ञान शिक्षा में जेंडर संबंधित समस्याओं का समावेश। और पॉइंट नंबर 8, गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। 9, गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। 10, सारांश। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। स्कूली प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील वातावरण तैयार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका उत्तर है, स्कूली प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार होने के कारण जेंडर संवेदनशील वातावरण तैयार करने में प्रधानाचार्य की प्राथमिक भूमिका होती है। शिक्षकों की भूमिका के साथ साथ विद्यालय के वातावरण को जेंडर संवेदनशील बनाने में प्रधानाचार्य की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर बच्चों में जैविक अंतर कब होता है? उसका उत्तर है, आमतौर पर बच्चों में जन्म के समय लड़की और लड़कियों के बीच जैविक अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वह परिवार से शुरू होने वाली सामाजिकरण प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न विशेषताओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जेंडर ऐसी सामाजिक प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, ये सब जितने क्वेश्चन है एक दूसरे से लिंक बनाए हुए हैं, इसलिए आगे पीछे ना करें। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, जेंडर किसके माध्यम से प्रभावित होता है? इसका उत्तर है, जेंडर परिवहन, स्कूलों, विज्ञापनों, मीडिया बाजार आदि के माध्यम से प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जेंडर किन कारकों से प्रभावित हो सकता है? इसका उत्तर है, जेंडर अन्य कारकों जैसे नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता से प्रभावित हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सेक्स क्या है? सेक्स महिला और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है।
जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है और स्थिर है, यह बदलता नहीं है। यह परिवार के बीच समय समय पर नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, क्या सेक्स और जेंडर दो अलग अलग धारणाएं रही हैं? इसका उत्तर है सेक्स और जेंडर दो अलग अलग धारणाएं रही हैं। सेक्स लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर से संबंधित है और जेंडर लड़कों और लड़कियों, पुरुषों, महिलाओं के बीच एक सामाजिक अंतर है जो समाज द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, हम किन लोगों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? मतलब ट्रांसजेंडर किसको कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है जेंडर सिर्फ लड़के और लड़कियों को तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं, मतलब पुरुष शरीर का होता है लेकिन वह लड़कियों और महिलाओं की तरह महसूस करते हैं और उनकी तरह पहनावा और व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से लड़कियां पहनावा करती हैं या उनका चाल चलन या चलती फिरती हैं महसूस, उसी प्रकार से लड़के भी महसूस या पुरुष भी महसूस करते हैं। इसी तरह से ऐसी महिलाएं भी हैं जो लड़कों की तरह ड्रेस पहनना, कार्य करना और व्यवहार करना चाहते हैं और इसे हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं या ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षकों को किन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका पर जोर देने का भी ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका पर जोर देने का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 हमारा, प्रच्छन्न, गुप्त, हिडन पाठ्यक्रम क्या है? उसका उत्तर है जिन्हें स्कूली प्रणाली में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है इसे हिडन, प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसमें वह भी सभी व्यवहार परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल हैं जो स्कूली प्रक्रिया में अनजाने में छात्र अपना लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जेंडर अनिवार्य रूप से हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाता है, यह किन माध्यम से संपादित होता है? इसका उत्तर है यह निम्नलिखित माध्यम से संपादित होता है, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर भौतिक स्थानों का विभाजन शामिल है, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य करवाना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था करना और शिक्षकों द्वारा लेवल पैटर्न करना। प्रश्न नंबर 14 है, प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को कैसे लैंगिक संवेदनशील और लैंगिक समावेशी बना सकते हैं? इसका उत्तर है प्रिंसिपल को स्कूल के शासन और संचालन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसी का, प्रिंसिपल के लिए जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहयोगी स्टाफ सहित सभी स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य होना चाहिए। स्कूल के भीतर अलग अलग पर्याप्त और कार्यात्मक शौचालय, पानी की उपलब्धता, स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं और सैनिटरी पैड जैसे देने होंगे। संवेदनशील सुविधाएं भी देनी चाहिए किसको? स्कूल को। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर कौन है? ये गतिविधि आई थी महिला वैज्ञानिकों को पहचानो, तो उसमें से है ये। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर कौन है? इसका उत्तर है 27 साल की लक्ष्मी लाकड़ा झारखंड की एक सामान्य जनजाति परिवार की हैं। उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर होने का कीर्तिमान इन्होंने ही बनाया है। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सी गणितीय समस्या जेंडर समावेशी नहीं है? इसका उत्तर है लालचंद, ऑप्शन बी। लालचंद की एक बेटी और 2 बेटे हैं। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए 48,000 की संपत्ति छोड़ी। प्रत्येक बेटे को कितना पैसा मिला? क्योंकि इसमें लड़की की बात नहीं की गई है, सिर्फ लड़कों की ही बात की गई है, इसलिए। प्रश्न नंबर 17 हमारा,
झारखंड के आदिवासी समुदाय की किस एक महिला ने अपने राज्य के जंगलों को संरक्षित करने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर है सूर्यमणि। प्रश्न नंबर 18 है, किस महिला को वनस्पति विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है जानकी अम्मल को। जानकी अम्मल को। प्रश्न नंबर 19 हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही उत्तर है कल्पना चावला। प्रश्न नंबर 20 हमारा, उन्होंने केवल 28 सेकंड में 2 तिहरे अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक स्थान अर्जित किया। उनका नाम है, क्या नाम है उसका? शकुंतला देवी। भारतीय गणितज्ञ और उनकी मानसिक गणना क्षमताओं के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 से पहले अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल है, क्या शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता लाने हेतु गैर शैक्षणिक कार्य करवाने उचित हैं? तो इसका उत्तर से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी नो। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में लिख करके आपको देना है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें अमेरिका सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से किस महिला को सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है कल्पना चावला। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर है टेसी थॉमस। इन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला है। प्रश्न नंबर 23 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग तटस्थ शब्द बनाइए। ये गतिविधि आई थी, उस गतिविधि को हमने यहाँ पर लाए हैं। एक्ट्रेस अभिनेत्री, चेयरमैन अध्यक्ष, स्पोक्समैन प्रवक्ता, मैनकाइंड प्रवक्ता, मैन पावर मानवता, सेल्समैन विक्रेता, हाउसवाइफ गृहिणी। और इसका उत्तर है हमारा ये अभिनेता। ये क्रम से उत्तर है अध्यक्ष, प्रवक्ता, मानवता, जनशक्ति, विक्रेता और गृहिणी। इनका एक क्या ऊपर जो बताया गया था कि एक तटस्थ शब्द बताएं, तो ये तटस्थ शब्द हैं। ये सभी हमारे तटस्थ शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षण के माध्यम में से जेंडर मुद्दों का समेकन कैसे करें? उत्तर है इसका, जेंडर सभी विषयों के ज्ञान के निर्माण के लिए मूलाधार है। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की दृश्यता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। सभी विषयों में ज्ञान और जिस भाषा के माध्यम से दिया जाता है वह इस असमानता को स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। हमें ऐसे ज्ञान को आलोचनात्मक तरीके से चुनौती देनी चाहिए और इस असमानता के निवारण हेतु ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। अतः विद्यार्थियों को भाषा की भूमिका तथा भाषा के द्वारा किस प्रकार की शक्ति आधारित भेदभाव स्वाभाविक बनाए जाते हैं इसके प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तब उसे प्राय कौन सा संबोधन दिया जाता है? जब हमें जेंडर का पता ही नहीं होता है तो इसका उत्तर है जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तो उसे प्राय पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है हमारी भाषा जेंडर के संदर्भ में कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष होनी चाहिए। भाषा में जेंडरवाद की एक सामान्य अभिव्यक्ति पुल्लिंगवाचक जैसे संज्ञा जैसे आदमी, सिपाही, पुरुषवाचक जैसे उसे, हम, वह, ही का सामान्य उपयोग है। सर्वनाम के अलावा हमें जेंडर, निष्पक्षता, तटस्थता, कोशे शब्दों का उपयोग के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए।
इस प्रकार हमें जेंडर निष्पक्षता तटस्थता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य पुरुषवाची समास जैसे अध्यक्ष चेयरमैन, वक्ता स्पोकमैन, विक्रेता सेल्समैन, अधिकर्मी फोरमैन के उपयोग के रोकना और चिन्हित पदों जैसे महिला चिकित्सक, महिला शिक्षक, समरूपी पदों जैसे महिला और पुरुष, पत्रकार, कैमरामैन, कैमरा वुमेन का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह श्री, श्रीमती, कुमारी जैसे सम्मान सूचक शब्द श्री, सुश्री में बदल दिए गए हैं, जिससे जेंडर भूमिका पर ध्यान आकर्षित न हो। ये ने है ने हो। प्रश्न नंबर 27, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसका उत्तर है जेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। इसका उत्तर है नहीं। राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़का और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सही है? इसका उत्तर है स्वतंत्र, भावुक, मेहनती, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 30, अंतिम प्रश्न हमारा, क्या यह वाक्य सही है? इसका उत्तर है हाँ। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद।